क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव है। नंबर नेक्स्ट, यह अज्वलनशील होता है। यह है अज्वलनशील। यह अज्वलनशील होता है। यह अज्वलनशील होता है। नंबर नेक्स्ट, यह जल से भारी होता है। यह जल से भारी, यह अज्वलनशील होता है। अज्वलनशील का मतलब होता है जो जले ना। यह अज्वलनशील होता है। नंबर नेक्स्ट, इसे सूंघने पर, क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों में लिख रहे हैं, इसे सूंघने पर मूर्छा उत्पन्न होती है। इसे सूंघने पर मूर्छा उत्पन्न होती है। सूंघने पर मूर्छा उत्पन्न होती है। नंबर नेक्स्ट, लिखेंगे, यह है कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर। यह है कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर, जैसे अल्कोहल ईथर में विलय होता है। जैसे अल्कोहल ईथर में विलय होता है। यह कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल ईथर में विलय होता है। हेड डालेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, देखो इधर सबसे पहले है पढ़ना आते हैं, नहीं क्या करना आते हैं यार। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक गुण में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का संरक्षण है। संरक्षण का मतलब होता है कि इसे बचाव कैसे किया जाए। इससे हेडिंग अभी बाद में डाल लेना। होता यह है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो द्रव होता है और नॉर्मली से वैसे औषधि वगैरह सब बनाई जाती हैं इसकी। लेकिन होता यह है कि क्लोरोफॉर्म अगर जो खुली हवा में ऐसे खुला रख दें, जैसे हम किसी पात्र में खुले पात्र में रख दें, तो वायु से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है, उसे कहते हैं फास्जीन। फास्जीन गैस को सूंघने से मृत्यु हो जाती है, बचने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो ये बनाता कैसे है? ये बनाता है कि अगर क्लोरोफॉर्म है और हमने इसे वायु में रख दिया और वहाँ सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये अत्यंत विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड जिसे हम फास्जीन गैस भी कहते हैं, जो कि एक विषैली गैस होती है, बनाता है। और बाकी जो है इसमें से H और G क्या होंगे, Cl कम हो जाएंगे, तो H और Cl
और बैलेंस ही कर देंगे। पूरे हो गए क्या? 21-22 से अभिक्रिया बैलेंस हो जाती है। अन्य करने के लिए हम वैसे भी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसे डायरेक्ट याद रखो। अब देखो इधर, ये विषैली गैस है और ये बनने से रोकना है, तो करना क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म को नॉर्मली खुले उसमें नहीं रखते हैं। जब प्रयोगशाला में बन जाता है तो इससे, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भी नहीं होना चाहिए, वायु में भी नहीं होना चाहिए, तो एक डार्क बोतल ली जाती है। डार्क मतलब एक कत्थई कलर, किसी ने देखी भी होंगी, दवाइयों की बोतल आती है, मोटे से तले में होती हैं वो। तो ऐसी एक बोतल में ऊपर तक बंद करके, मतलब ऊपर तक बंद करने का मतलब है कि अगर जो थोड़ी सी भी जगह खाली रहेगी ना तो उसमें वायु आ जाएगी। अब हमने ढक्कन तो बंद कर दिया, अब ढक्कन बंद करने के बाद में अगर जो हम उस टाइम तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ढक्कन खोलेंगे ना तो उस टाइम पे फास्जीन गैस बनो भी होगी। जैसे हम कभी पेप्सी का, कोल्ड ड्रिंक का, किसी का हम अगर जो ढक्कन ओपन करते हैं तो कुछ गैस से निकलती है, तो जो उसे ढक्कन को खोलेगा ना उसका खतरा है कि वो निकल ले कभी। तो इसलिए इसे बिल्कुल ऊपर तक, ढक्कन को बिल्कुल सही से ऊपर तक भर कर और ढक्कन को टाइट करके बंद करते हैं और कहीं अंधेरे में रख देते हैं जहाँ प्रकाश नहीं जाए, ये होता है। और इतने पर भी कितना भी बचाव करें हम, कितना भी कहें कि भाई इस बोतल में वायु ना हो सकता है एक आध अणु, 2 अणु या कुछ भी थोड़ी बहुत एक आध मोल जो है वो ऑक्सीजन का या किसी वायु का चला जाए तो भी खतरा ही है। तो उस वायु के ऑक्सीजन को रोकने के लिए, ताकि कार्बोनिल क्लोराइड ना बने, तो उसमें 1% या 1 ग्राम जो होती है वो एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर रख देते हैं। एथिल अल्कोहल मिलाने का मतलब ये होता है कि अगर उसमें कार्बोनिल क्लोराइड गैस बन रही होगी तो एथिल अल्कोहल जो है वो, इसे ना एक साथ लिखो आसानी रहेगी, C2H5OH। तो C2H5 ये होता है डाईएथिल कार्बोनेट। और जी बाकी जो है हमारे पास H क्या बचे होंगे, वो तो इसे कार्बोनेट के साथ चले गए। H बचे हैं, Cl बचे हैं, HCl इसमें बैलेंस कर देंगे, 2 Cl हैं ये, तो 2 Cl हो गए, फिर 2 एथिल हो जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3, ठीक है। ये डाई एथिल कार्बोनेट जो होता है ना, ये विषैला नहीं होता, ये लवर टाइप से होता है। तो होता क्या है कि अगर एक आध मोल फास्जीन गैस बन भी गई, कुछ एक आध अणुओं का जो किसी ने ऑक्सीजन हुआ उसके अंदर, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की और कोशिश होने के बाद भी अगर उसमें फास्जीन गैस बन गई तो उसे रोकने के लिए उसमें 1% जो है वो एथिल अल्कोहल की मात्रा मिला देते हैं बोतल में ही। और अगर इसके अंदर जब मिला देते हैं तो अगर इसके अंदर फास्जीन गैस बनी तो एथिल अल्कोहल उसे रोक देता है, उसका ऑक्सीजन कर देता है और डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है। ये विषैला नहीं होता है, तो बचने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं, फिर ज़्यादा नुकसानदायक होती नहीं है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म, क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफॉर्म को लाल बोतल में क्यों रखा जाता है या लाल भूरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, तो हम कहेंगे इसके आंसर में कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बना देता है। इसे रोकने के लिए इस क्लोरोफॉर्म को लाल बोतल या लाल भूरे रंग की बोतल में, ब्राउन कलर की जैसे होती है, लाल भूरे रंग की बोतल में भरकर, ऊपर तक भरकर, ठीक है, उसमें 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर अंधेरे में रखते हैं, ठीक है ना, जिस कारण उसमें बनने वाली विषैली गैस बनना रुक जाता है। ये हम उसके संरक्षण में लिखने वाले हैं, पहले हिंदी लिखेंगे उसके बाद ये दोनों अभिक्रियाएं लिखेंगे। इसमें लिखेंगे सिर्फ संरक्षण हेडिंग डालना, कभी अभिक्रिया भी उतार डालो। इसमें लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से, क्लोरोफॉर्म, रुको एक मिनट, ऑक्सीजन शब्द नहीं लिखना, लिख दिया। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है, फास्जीन गैस बनाता है।
फास्जीन गैस बनाता है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है, जो कि अत्यंत विषैली गैस है, अत्यंत विषैली गैस है। और अब ये पहली वाली अभिक्रिया उतार देंगे नीचे को। नीचे वाली मत उतारना, सिर्फ ऊपर वाली उतारनी। नीचे लिखेंगे फास्जीन गैस को बनने से रोकने के लिए, फास्जीन गैस को बनने से रोकने के लिए फास्जीन गैस को बनने से रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को गहरे लाल रंग की बोतल में, गहरे लाल रंग की बोतल में ऊपर तक भरकर इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिलाकर मिलाकर मजबूती से बंद करके अंधेरे में रखते हैं, मजबूती से बंद करके अंधेरे में रखते हैं। अंधेरे में रखते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म का फास्जीन गैस में होने वाला परिवर्तन रुक जाता है और एथिल अल्कोहल बनने वाली फास्जीन गैस को डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है, जो कि विषैला नहीं होता है। डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है जो कि विषैला नहीं होता है। देखो, अब से पहले होता क्या था
अगर तुम मतलब राजो की विषैला नहीं होता है, देखो होता क्या है, अगर तुम 20-30 साल पहले की बात करो ना, 20-30 साल पहले लगभग 50 साल पहले की बात करो, 1980-70 के आसपास की, तो उस टाइम पर ऑपरेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऑपरेशन करना बड़ी समस्या इसलिए होती थी क्योंकि ऐसे केस होते थे, लोग ऑपरेशन के टाइम पर मरते बहुत थे। डॉक्टर बाहर निकल के आया ऑपरेशन करके और कह रहा है भाई साहब सॉरी, क्यों होना बचा नहीं। ठीक, क्या होता था क्योंकि पहले ऑपरेशन करने में जो नशे के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता था वो क्लोरोफॉर्म मिक्स होता था, क्लोरोफॉर्म मिक्स होता था। अब किसी पेशेंट को लगाया, ऑपरेशन करने जा रहे थे, नॉर्मल सा ऑपरेशन था, किसी किडनी वगैरह का या कोई पथरी उतरी का ऑपरेशन था, कोई आम आदमी भी नॉर्मल भी डॉक्टर करे, कोई बिल्कुल जो इतना जानकार है भी नहीं, कोई ऐसा सर्जन भी करे तो वो इतना खराब वराब होता नहीं है। नॉर्मली कोई गल ब्लैडर का, पित्त वगैरह का या कोई पथरी उतरी का ऑपरेशन है, सिंपल से ऑपरेशन होते हैं, या कोई डिलीवरी वगैरह का। अब उसमें होता क्या था कि ये एनेस्थीसिया दिया जाता था, पहले पूरी बॉडी को करते थे, संवेदना उसकी सुनने करते थे, जिसे हम कहते हैं बेहोश। अब तो पूरी बॉडी को नहीं करते हैं, अब तो जिस हिस्से का ऑपरेशन करना होता है, सिजेरियन काम करना है, सिर्फ उसे ही करते हैं। अब पूरी बॉडी को उसकी संवेदना सुनने नहीं करते हैं। अब होता क्या था कि क्लोरोफॉर्म मिक्स युक्त उसमें हमने कोई ऐसी उसे डोज दे दी एनेस्थीसिया, उसे नशे का इंजेक्शन दिया। अब नशे का इंजेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं बेहोश हो गया ऑपरेशन करने। अब जो अंदर क्लोरोफॉर्म गया, क्योंकि वो ओपनली खुले में आ गया है, खुले में आ गया तो क्या बनाएगा, वो जाहिर सी बात है वायु से क्रिया जरूर करेगा, उसमें चाहे जो थोड़ी सी मात्रा वो इससे क्रिया करेगा, फार्जीन गैस बनाएगा, वो शरीर के अंदर जाएगी, वो पूरा शरीर ही शून्य हो गया, व्यक्ति खत्म। अब उसमें डॉक्टर की गलती नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बाद में पता चला है, ये चीज़ें तो बाद में पता चली हैं, डॉक्टर की गलती नहीं, उसे तो पता बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि यार वो अंदर ही अंदर फार्जीन भी बना रहा है, या जैसा पता भी चला होगा तो वैसा वो उस टाइम तक मर चुका है। अब दिक्कत ये थी कि यार नॉर्मल सा एक सिजेरियन काम था और उसमें पेशेंट मर गया, कैसे मर गया, तो इसलिए उस टाइम पर ऑपरेशन करना बहुत बड़ी समस्या होती थी। नॉर्मली बच्चे जैसे कभी बच्चे पैदा होते हैं, किसी अगर जो 30-40 साल पहले किसी से पूछो ना तो लगभग 100 में से कोई एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि ऑपरेशन से कोई बच्चे वगैरह हुए हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सबके हो जाते थे। अब तो ये जबरदस्ती का इन्होंने सिजेरियन काम बना दिया है। अब क्या करते हैं, पहले क्लोरोफॉर्म युक्त ऐसी कोई डोज दी जाती थी, अब क्या करते हैं, अब ईथर लगाते हैं, समझ गए, ईथर का इंजेक्शन, पेंटाथल वगैरह आते हैं और बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आ रहे हैं एनेस्थीसिया करने के लिए कि अब ईथर वाले, ईथर विषैला नहीं होता है, बेहोश बहुत अच्छा करता है, इससे भी अच्छा करता है, ठीक है, लेकिन वो जहरीला नहीं होता है, मतलब वो मार नहीं सकता व्यक्ति को। तो होता क्या, अब तुमने फिल्मों में देखा होगा कि यार वो रुमाल पर डाला क्लोरोफॉर्म और किसी को सुंघाया और लूट लिया। दरअसल वो 100% से जो शुद्ध होता है वो क्लोरोफॉर्म नहीं होता, वो 30% तक शुद्ध होता है, बाकी उसमें जल की मात्रा वो तनु क्लोरोफॉर्म होता है। उसकी विषैलापन जो होता है ना, उसकी सांद्रता कम करके कम कर दिया जाता है, सिर्फ वो बेहोश करने लायक रह जाता है। लेकिन समस्या यह है कि वो कब तक होश में आ जाए उसकी लिमिट नहीं होती है, कभी कभी आदमी को भी डिपेंड करता है, आधे घंटे में होश में आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है। तुम 2 लोगों को एक साथ क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, एक टाइम पे होश में नहीं आएंगे, कोई पहला आएगा, कोई 1-2 घंटे बाद आएगा, क्योंकि हर किसी की उसकी जो कहते हैं संवेदना को संभालने की क्षमता होती है ना शरीर के अंदर, वो अलग अलग होती है। अब पता चला कि उसे कोई नॉर्मली अब कोई कहेगा यार वो इसमें ऐसा क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन ना लगाकर कोई हम रुमाल पे सुंघाकर ऑपरेशन करने शुरू कर देते, ठीक है। अब समस्या ये थी कि अब अलग अलग मरीज आ रहे हैं, किसी की क्षमता अलग थी, किसी की अलग थी। अब पता चला ऑपरेशन जो कभी कभी ऐसा थोड़ा होता है कि 15 मिनट में हो जाएगा, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, किसी किसी ऑपरेशन में 1 घंटा हो जाता है, कोई ब्लीडिंग वगैरह हो गई, कुछ हो गई तो और दूसरे से स्टेचेस करने पड़ जाते हैं। अब पता चला कि वो ऑपरेशन आधा घंटा चलना था, वो 1 घंटा चल गया, मरीज उठ के बैठ गया, भाई साहब क्या हो रहा है मेरे साथ, मरीज उठ के बैठ गया। अब वो अगर जो तब नहीं मरा तो वो अब मर जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपना आपको सारा देखेगा, मैं तो फटा पड़ा हूँ, मैं जिंदा कैसा हूँ भाई, वो सारी चीजें देखते हैं। तो इस स्थिति में अब उसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में दिया जाता है कभी भी हॉस्पिटल में कि कम से कम मरीज को 4 से 5 घंटे का एनेस्थीसिया दिया जाए, ताकि अगर कोई लंबा ऑपरेशन भी हो जाए या कोई ऐसी ब्लीडिंग का कोई ऐसा काम कोई पेचीदा केस हो जाता है, ऐसा होता है ना, कभी तुम ऑपरेशन करवाना जाओ तो डॉक्टर तुमसे किसी भी मरीज से ऐसा पूछेंगे कि भाई बीपी की समस्या तो नहीं है, समझ गए, ब्लड प्रेशर वाली, या शुगर की समस्या तो नहीं है। अब तुम लोगों को समझते नहीं यार, ऑपरेशन करवाने गए हम उसका किसी पथरी का और पूछ रहा है बीपी। दिक्कत ये होती है कि अगर जो कोई बीपी का पेशेंट है और ऑपरेशन करते करते उसे ये पता चला कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का मतलब है कि 120 से बीपी जा रहा है उसका, अब पता चला 140, 160 या 200 हो गया, तो ब्लड जहाँ को नहीं निकलना चाहिए ना वहाँ को भी निकल जाएगा, शरीर में से जहाँ को नहीं निकलना चाहिए उस जगह से ब्लीडिंग हो जाएगी, यानी कि कानों से, आंखों से, नाक से, सब में से आ जाएगा ब्लड। बहुत ही कुदरत का नायाब नमूना है शरीर के, शरीर के अंदर ब्लड भी है और शरीर के अंदर छेद भी है। ब्लड जहां से निकलना चाहिए वहां से निकलेगा, और नहीं जहां से नहीं निकलना चाहिए वहां से नहीं निकलेगा।
और कोई ऐसा भी नहीं है कोई गेट लगा रखा हो या कोई पर्दे वगैरह लगा रखे हो या कुछ अंदर से शटर वटर लगा रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ओपनली सब खुला है। नमूना देखो शरीर का, सब खुला है, और ब्लड जहां से आएगा वहां से आएगा, जहां से नहीं आएगा वहां से नहीं आएगा। समस्या पता है क्या, इतना अजीबो गरीब शरीर है, टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाए तो बुखार, 1 डिग्री बढ़ जाए तो बुखार, बीपी थोड़ा सा बढ़ जाए तो उस जगह से ब्लड आ जाएगा जहां से अब नहीं आ रहा है, उस जगह से आ जाएगा, आंख से, नाक से, कान से, जहां जहां से तुम सोच नहीं सकते वहां से आ सकते हैं। अब होता क्या है, शुगर की समस्या, शुगर की समस्या ऑपरेशन करते करते अगर शुगर उसकी बढ़ रही है तो पता चला कि हमने उसे एनेस्थीसिया कुछ दिया और बाद में पता चला उसकी शुगर बढ़ गई, तो अब ब्लीडिंग जो होगी ना, हम उसे बाद में स्टेचेस करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे तो वो स्टेचेस नहीं होंगे उसके, जो उसे सीते हैं वो सिएंगे नहीं। अगर जो सीध भी दी है जबरदस्ती कर करा के जोड़ जाड़ के तो उसमें फिर जख्म बन जाएगा, पस वगैरह पड़ जाएंगे, उसके TLC VLC सब बढ़ जाएगा, तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें डॉक्टर लोग पहले नॉर्मल करते हैं, बीपी की शिकायत है या बीपी बार बार बढ़ रहा है, बार बार चेक इन करेंगे, तो ऐसे में सिजेरियन काम नहीं किया जाता है, ये होता है। तो ये क्लोरोफार्म का उस टाइम यूज़ था कि पहले देखो, अब ऑपरेशन करना एक आम बात है। अगर तुम किसी यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से कोई भी किसी यहाँ से भी अगर जो डिलीवरी के लिए जा रहा है कि भाई बच्चा होने वाला है, ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो डॉक्टर जो है ना वो सोचते हैं भाई कौन इतनी मेहनत करे नॉर्मल करने के लिए यार, एक इंजेक्शन लगाओ, बच्चा निकालो, हाथ में दे दो, लो भाई साहब 2 घंटे में छुट्टी। ये सिजेरियन काम करना बहुत आसान है, सिजेरियन काम करना जैसे जोड़ का सवाल कर रहे हो तुम लोग, ये उस डॉक्टर के लिए काम है। क्यों? क्योंकि उसके सामने 2+2 ही करना है, बार बार उसे कुछ नहीं करना, उसे पता है 2+2 करना है, 4 ही आना है, बीच बीच में कभी कभी हो सकता है कि प्लस माइनस का कुछ गड़बड़, तो सिंपल उसके लिए भी वही काम है, कोई नया काम नहीं है। तो कुछ ऑपरेशन होते हैं वो अलग अलग रेयर केस होते हैं, लेकिन ये सिंपल काम हो गया, गल ब्लैडर का हो गया, पित्ते का हो गया, तो पथरी का हो गया, कोई नॉर्मल डिलीवरी वाले कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया, ये कोई ऑपरेशन नहीं होते। इसमें तो डॉक्टर की मेहनत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या सोचते हैं कि नॉर्मल ना करा के सिजेरियन करो, हाथ में दो, पैसे भी ज़्यादा है और भाई में मेहनत भी कम। इसलिए आज के टाइम में अगर जो किसी भी हॉस्पिटल में 100 पेशेंट होंगे ना, तो उसमें से 70-80 जो ना उनका सिजेरियन हो चुका होगा। ये होता है, ये आम बन गए, वरना अब से 10-20 साल पहले भी सब नॉर्मल होते थे, लेकिन आज की डेट में कोई नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये एक फैशन सा बना दिया उन्होंने, ये है। तो अब क्या करते हैं वो कि अब क्लोरोफार्म वगैरह का या कोई ऐसे नशेले इंजेक्शन नहीं देते हैं, अब सिर्फ पेंटाथल वगैरह ईथर के इंजेक्शन आते हैं, उसमें भी ईथर की मात्रा 100% नहीं होती है, उसमें भी 30-40% ईथर की मात्रा होती है। इंजेक्शन लगाया, बेहोशी 2 तरीके की होती है, एक तो शरीर की संवेदना पूर्ण रूप से शून्य कर दी जाती है, यानी पूरा शरीर शून्य हो जाएगा, आदमी कहेंगे जैसे नींद में है पूरा। एक वो होता है कि पर्टिकुलरली जिस स्थानीय, जैसे कहते हैं स्थानीय बेहोशी कारक, जिस हिस्से को हमें शून्य करना होता है उसे हम शून्य कर देते हैं। ठीक है जी। अब बेहोशी भी 2 तरीके की होती है, एक तो वो होता है, मतलब बेहोशी करने का मतलब होता है कि एक तो हम इंजेक्शन के थ्रू बेहोश कर सकते हैं या शून्य कर सकते हैं, एक जेल भी आते हैं, तुम उस जगह पे जेल वगैरह लगा दो, वो शरीर तुम्हारा शून्य हो जाएगा, उस जगह पर तुम उसमें उसे काट दो, कुछ भी कर दो, पता ही नहीं चलेगा। एक वो आते हैं, कभी कभी तुमने ऐसे फिल्मों में देखा होगा, जो हमारे आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, जो आर्मी के जितने भी हमारे GD वगैरह के या जो भी सैनिक होते हैं, कुछ भी होते हैं हमारी, तो उन्हें स्प्रे वगैरह दिया जाता है कि इंजेक्शन दिए जाते हैं, हर किसी के पास होंगे। अगर कहीं चोट फोट लग जाए, गोली लग जाए, कुछ लग जाए, तो उस स्थिति में दर्द होता है, तो उस दर्द को खत्म करने के लिए उसे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने का टाइम नहीं है, कोई ऐसी वैसी जगह है तो स्प्रे आता है, स्प्रे लगा दो, उस टाइम के लिए दर्द खत्म हो जाएगा। कभी कभी तुमने उसमें देखा होगा, कभी हम कोई क्रिकेट देख रहे होते हैं मैच में, किसी के अंगूठे में पैर में चोट लग गई या कुछ में लग गई, तो वो फिजियो आता है भागा हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर आ रहा है, दरअसल डॉक्टर नहीं होता है, वो फिजियो होता है, BPT किए हुए होते हैं, फिजियो होता है वो। अब फिजियो वो अपना बैग लेकर आ रहा होता है, तो तुम्हें लग रहा है वहाँ ऑपरेशन कर देगा, वो उस टाइम के लिए उसे, थोड़े समय के लिए उसे ठीक करता है, पर्टिकुलरली ठीक नहीं करता, दर्द बाद में होगा उसके, लेकिन उस टाइम पर क्या करता है, अगर जो अंगूठा उसका उतर गया, तुम्हारे जरा सी अंगुली पीछे को कर दो, चीख निकल जाएगी। अब उसमें क्या करा, अंगुली अगर जो पीछे को हो गई तो क्या करेंगे, उस पर स्प्रे मार देंगे। अब वो जेल जो होता है, वो स्प्रे जेल जो होता है, इतना भयंकर होता है कि उस शरीर के तुम अंगुली, ये पूरी की पूरी अंगुली काट भी दोगे ना, पता नहीं चलेगा कि अंगुली है या नहीं है हमारे पास, और ना दर्द होगा, खुशी खुशी अपना हाथ से काट दोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। ये ईथर की पावर है। ये अब ईथर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं, छोटा सा टॉपिक हमारा ईथर का, तो लेकिन ये ईथर की पावर, उसमें ऐसे ऐसे जेल बना दिए गए कि जिस हिस्से की संवेदना शून्य करनी हो उसकी शून्य कर सकते हैं, और पूरे शरीर की करनी हो तो पूरे शरीर की कर सकते हैं, ये होता है। तो अब आज की डेट में ऑपरेशन करना या कोई एनेस्थीसिया करना, बेहोश करना कोई बड़ा काम नहीं है, अब सिंपल काम रह गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, ऐसे ऐसे नए नए इन्वेंट्स हो रहे हैं, नई नई दवाइयाँ बन रही हैं। हाँ, तो ये होता है। तो फिलहाल पहला होता था कि खतरा है, कोई भी पेशेंट मरने के चांस रहते थे, अब नहीं मरते,
ये है, आराम से खुल के करवाओ दवा का ऑपरेशन। उतारो इसे और सेकंड इसका लिखेंगे। एक फिल्म देख ना, दिमाग से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है यार ईथर जो वो वाला होगा जो परफ्यूम में लगाते हैं, ईथर लगा लिया, अब वो इत्र होता है। ये ईथर अलग चीज होती है, डाई एथिल ईथर, डाई मैथिल ईथर, प्रोपिल ईथर, है ना, मैथोक्सी एथेन, कुछ भी ऐसे करके। देखो अपचयन करा जाता है इसका, अपचयन होता है क्लोरोफॉर्म का कि जब क्लोरोफॉर्म को नवजात हाइड्रोजन द्वारा, जैसा नवजात ऑक्सीजन होती है ऐसे नवजात हाइड्रोजन होते हैं, नवजात हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराया जाता है। ये नवजात हाइड्रोजन मिलता कहाँ से? SN और HCl की क्रिया से मिलता है। तो जी मैथेन गैस प्राप्त होती है और HCl अलग निकल जाता है। कितने Cl यूज हो गए, वो कितने H यूज हो गए? 3 तो यहाँ लगा देंगे हम। कितने H से यहाँ गुणा कर दें? अबे तुम बिल्कुल ही अकल के दुश्मन हो गए सारे, तुम्हें इधर के H गिन के उधर के H गिन के तुम्हें बदला कितना अंतर चल लिया? 7 से गुणा कर दें। हिंदी इसमें लिखोगे क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने पर मैथेन गैस प्राप्त होती है। गैस लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, दूसरा रासायनिक गुण था। तीसरा देखो, तीसरा भी देख लो, सिल्वर से क्रिया, सिल्वर से क्रिया इंपोर्टेंट, अपना याद रखना क्लोरोफॉर्म के सारे गुण इंपोर्टेंट है, सारे अंत परिवर्तन में उसमें यूज होते हैं और अलग से भी फिल इन द ब्लैंक में भी क्रिया रखी है। जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ, सिल्वर के द्वारा अपचयित किया जाता है तो देखो उधर इसके 2 अणु लिए जाते हैं। चलो अभी देखते हैं। समझ सही है कि दूसरा समझ में जाए ना तो वो टे होती है ना तो दूसरे की समझ में नहीं आता। और जी एजी जो ना एजी वो Cl के साथ निकल जाता है। कितने हैं? 3। तो ये 3 नहीं, 3 दूनी 6। ये क्या हो गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, एसिटिलीन कहते हैं या एथाइन भी कह देंगे, या आयुर्वेद नाम है, साधारण नाम है। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है तो यहां से देखो इधर एक H और एक O तो अलग निकल जाता है और एक NO2 ये अलग रह जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस दर्शाता है। ऐसे इसमें का जो H होता है, एक H वो ऐसा होगा तो H पे प्लस होगा, कार्बन पर माइनस होगा। कौन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से तो NO2 जुड़ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा और जल अलग निकल जाएगा। इसे कहते हैं, इसे ना ऊपर निकल शो करके दिखा रहे हैं हम, इसे कहते हैं क्लोरोपिक्रिन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कहते हैं इसे, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। दरअसल नाइट्रोक्लोरोफॉर्म से जो है ये मार्केट में मिलेगा नहीं तुम्हें, ये क्लोरोपिक्रिन के नाम से मार्केट में मिलेगा। और ये एक कीटनाशक है, कीटनाशक, और युद्ध गैस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध गैस में भी इसका उपयोग किया जाता है, युद्ध गैस बनाने में भी, और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन हिंदी,
युद्ध गैस का मतलब होता है केमिकल वाली गैस, मस्टर्ड गैस अलग चीज होती है। विषैली गैस बना लेते हैं इससे युद्ध गैस में। और सुनो इधर, आंसू गैस वगैरह जो होती है ना वो भी बनाई जाती है। तो होता क्या है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए या कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है उसे हटाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। युद्ध वगैरह में भी केमिकल बनाने में यूज़ किया जाता है। केमिकल अटैक क्या होते हैं? केमिकल अटैक होते हैं कि जब भी कोई देश हथियारों से लड़ाई कर रहा है, एक हवाई जहाज, सिर्फ एक हवाई जहाज, हमें पता है सैनिक खड़े हैं सारे, उनमें का एक हवाई जहाज जाए ऊपर से केमिकल गिरा दे, सारे सैनिक खत्म। लेकिन केमिकल अटैक पे बैन है। कोई भी देश जब किसी से युद्ध करेगा तो युद्ध के भी कुछ नियम शर्तें होती हैं कि आप ये काम नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। एक तुमने महाभारत का नाम सुना होगा, महाभारत में भी एक कंडीशन थी कि सूरज निकलने तक नहीं, सूरज निकलने पर और सूरज छिपने के बाद तक युद्ध होगा। अगर सूरज छिप गया तो सब अपने अपने कैंपों में जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे। और तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा, एक दूसरे के कैंप के लिए एक दूसरे के साथ ऐसे हंसी बोल के बात करते थे, और भाई साहब सब ठीक ठाक, हाँ आज कितने मरे तुम्हारे, यार हमारे इतने मरे, हाँ चलो यार कल को होगा। ये बातें चलती थी एक दूसरे के कैंप में, आराम से पंचायतें चलती थी। अगर कोई ढंग से महाभारत पढ़ो तो पता था उधर के कैंप वाले इधर मिलना आते थे, इधर वाले उधर भी जाते थे। और सुबह को जैसे ही सूरज निकलता था तो भाई साहब इधर वाले अलग उधर वाले अलग, समझ गए। और वो दवा का खून खराबे चलते थे। जैसे ही सूरज छिपा, चलो भाई साहब अब हो गया खत्म युद्ध, आराम से जाएंगे। तो ये युद्ध की शर्त थी। और ये शर्तें अब भी लगती हैं कि अगर कोई देश व्हाइट फ्लैग फैला दे, मतलब क्या कहते हैं, सफेद झंडा फैला दे, तो युद्ध वहां रोकना पड़ेगा उन्हें, ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसी स्थिति है कि वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, या केमिकल अटैक नहीं कर सकते, कोई दवाइयाँ वगैरह ऐसे नहीं छोड़ सकते कि पता चला कि तुमने उसमें गैस छोड़ दी, ऐसे तो युद्ध 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1945 से पहले हिटलर ने 60,000 यहूदियों को एक गुफा में छोड़कर और मस्टर्ड गैस छोड़ी थी। उस टाइम पर ये 1945 की संधि के बाद में ये बैन लगा दिया गया था बीटो देशों ने कि कोई भी देश किसी पर भी ना केमिकल अटैक करेगा, ना ही कोई विषैली गैस छोड़ेगा। युद्ध आराम से हथियारों से लड़ाई करते रहो, जिस पर जितने विषैले हथियार हैं, कैसे भी भयंकर हथियार हैं, उससे करो, लिखते रहो अपना आराम से। कोई से हिंदी पूछनी है? पहली वाली पूछनी है। क्लोरोफॉर्म का अपचयन करने पर मैथेन गैस बनती है। तो ऐसे तो फिर ये भी पूछोगे, ये भी पूछना फिर तो। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर से क्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस बनती है। जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिकृत करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, जो कि एक कीटनाशक है और इसे युद्ध गैस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हिंदी लिखो ठीक है, वरना 3 लाइनें छोड़ के लिख देना, मैं लिखवा दूंगा अपना। देखो इधर, हाँ रासायनिक गुण इसका एक और है भी। अरे इसी में 5 में इसका रासायनिक गुण है। हेडिंग है एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया में है, देखो भाई CHCl3। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3 से जब हम इसकी क्रिया कराते हैं, देखो इधर, तो ये ना डबल बंद के साथ ऐसा होता है, देखने में तुम्हें ऐसा लगता है ऐसे। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ ये H होगा, बंद टूटेगा उस ओर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और बंद किधर टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन में किधर की ओर बंद टूटेगा? कार्बन ऑक्सीजन में कौन माइनस होगा वो समझ लो, जिधर बंद टूटता है वो माइनस होता है। कौन होगा? ऑक्सीजन माइनस होगा, बंद टूटेगा, एक बंद टूट जाएगा इसमें से, ये -10 आएगा, ये प्लस। ऐसे इसमें बंद टूटेगा तो बंद कार्बन की ओर टूटेगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होगा, ये माइनस। तो ये पूरे का पूरा जो माइनस वाला अणु होगा ये प्लस वाले से जुड़ जाएगा, और ये जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा। योगात्मक अभिक्रिया होगी, एक्स्ट्रा उत्पाद कुछ नहीं निकलेगा। ये जो है CCl3 के साथ जुड़ जाएगा और O के साथ H आ जाएगा, एक बंद कम हो जाएगा। इसे कहते हैं क्लोरीटोन। एसीटोन से बनता है क्लोरीटोन, और ये एक निद्राकारी औषधि है। निद्राकारी औषधि का मतलब है खाने से नींद आ जाएगी।
क्लोरीटोन, तो लिखेंगे इसमें जब क्लोरोफॉर्म, 1 मिनट तक क्या करोगे तुम? 1 मिनट में पड़ेगा, 5 सेकंड में हेडिंग पड़ जाएगा। मंगल ग्रह, उस पर क्या बुध ग्रह का वो है, इनका मिनट जल्दी हो जाता है। जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ अभिकृत कराया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ अभिकृत कराया जाता है तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, जो मैं अब डाल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है ऐसे तो, लेकिन ये नेमिंग अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इससे दूसरा नाम इसका होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। चलो अभी करेंगे सभी। ये भी छठा रासायनिक गुण है इसका, लेकिन अलग सा आता है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों में। देख ली? आइसोसाइनाइड परीक्षण। जब किसी एमीन को, देखो ये कोई भी एमीन है CH3 मैथिल एमीन है ये, जब किसी एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म, देख लो ना कहाँ लिखना है, मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लेंगे, वो भी यहाँ से लिखा जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इतनी मजाक, तो भैया से सीधा करियो रे, वैसा इधर पता नहीं कहाँ देख रहे हैं यार। जब किसी एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तो मैथिल तो ऐसे ही रहता है, NC बनता है। क्या होता है NC? आइसोसाइनाइड, यानी कि मैथिल है तो मैथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। मतलब इसका N यूज हुआ है, इसका C यूज हुआ है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम आगे क्या बना सकते हो। अब तुम्हारा ये N भी खत्म हो गया है, C भी खत्म हो गया, ये और ये तो खत्म हो गया है। H बचे हैं, OH बचे हैं, Cl बचा है, K बचा है। क्या क्या संभावनाएं हैं? K प्लस दर्शाएगा, H प्लस दर्शाएगा, Cl माइनस दर्शाएगा, OH माइनस दर्शाएगा।
अभिक्रिया हल करना सीखो, मैथ की तरह बना दूंगा अभिक्रिया बिल्कुल ऐसा मलाई। संभावना अलग हो ही नहीं सकती भाई साहब, जो संभावना है वही होनी है, जिसे कॉन्सेप्ट पता है वो बता देगा। हाँ भाई, चार चीजें हैं तुम्हारे पास, H प्लस है, K प्लस है, OH माइनस है और Cl माइनस है। एक अंधा आदमी टटोल का बता सकता है क्या बन जाएगा, इतनी जैसा बताया करो यार। क्या बनेगा? इतनी लंबी अभिक्रिया चुटकियों में हो जा रही है, इतनी सिंपल सी चीज समझ में नहीं आ रही। क्या है? सही है बिल्कुल, K के साथ Cl जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। वो मत देखा करो बैलेंस ही कैसे करनी है, बैलेंस करना तो 2 मिनट का काम होता है, बैलेंस बाद में हो जाएंगे, पहले उत्पाद बनाना सीखो। बैलेंस तो 2 3 4 5 की गुणा होनी है, वो तो हो जाएगी। H2O बनेगा और KCl बनेगा, बैलेंस है, 2 मिनट में अभी करते हैं। 3 Cl है तो जाहिर सी बात है इसके अलावा कोई और चांस ही नहीं है, तो 3 हमें Cl करने पड़ेंगे। पता चला हमने तो Cl 3 किए थे, यहाँ K 3 हो गए, तो फिर K भी 3 करने पड़ेंगे। अब यहाँ OH कितने हो गए, O कितने हो गए, 3 हो गए। हाँ जी, वो मत क्या करो, पहले तो गुणा भाग कर ली तुमने जो भी करनी थी, अब बाद में क्या काउंट किया करो, H कितने हो गए, उधर कितने इधर कितने, 2 H एक ये है, एक H ये 3 और 3 H इसके साथ है 6, 3 O है तो 6 H हो गए, 3 O हो गए, 3 K हो गए, 3 Cl हो गए, बन गया। ये है कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। बड़ी से बड़ी अभिक्रिया भी ऐसे कर सकते हो मजाकों में, कॉन्सेप्ट आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में और ये पता होना चाहिए। देखो अभिक्रियाओं को दिमाग में याद रखने के 2 तरीके हैं, या तो हिंदी याद रख लो इंग्लिश बना लो, या इंग्लिश याद रख लो हिंदी बना लो। अगर तुम्हें अभिक्रिया रट ली तुमने तो हिंदी बना सकते हो, और अगर जो हिंदी याद है तुम्हारे दिमाग में तो तुम अभिक्रिया कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो आसान होता है वो हिंदी आसान है, क्योंकि अभिक्रियाएं याद नहीं रहती हैं, हिंदी याद रहती है कि यार कार्बिल-एमीन अभिक्रिया है, अच्छा कार्बिल-एमीन अभिक्रिया है तो उसमें बनता क्या, अच्छा उसमें आइसोसाइनाइड बनता है, यार वो किससे बनता था ना, वो जो है वो एमीन से, KOH से और क्लोरोफॉर्म से बनता है। अब समस्या ये उन लोगों के लिए भारी है जिन्हें ये नहीं पता कि यार क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो जाहिर सी बात है भूल जाए अभिक्रियाएं। एमीन है तो यार उसमें एमीन है, तो यार एमीन है तो फिर एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो नाम से अगर जो उसका सूत्र तुम नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब अभिक्रिया तुम्हारी बस की बात नहीं है। नाम सुनकर सूत्र आना चाहिए, सूत्र सुनकर नाम बना देना चाहिए। जब तक ये खेल समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बहुत दूर की चीज़ है, और ये चीज़ समझ में आ गई तो भाई साहब जोड़ घटा से बड़ी कोई चीज़ नहीं बची अभिक्रियाएं। बड़े से बड़े शोरमा भोपाली की समझ में भी यही नहीं आती कि अभिक्रिया की चीज़ें, असली केमिस्ट्री यही होती है। बाकी तो वो जो वैसी है सिंपल सी कि ऊपर चित्र बना लो नीचे लिख लो और बस सिंपल है, असली केमिस्ट्री यही होती है। अब ये तो है ओरिजिनल अभिक्रिया उदाहरण वाली, इसकी मास्टर अभिक्रिया देखो। जब किसी एमीन को एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं, तो क्योंकि पहले यहां मैथिल था आपका R है, तो अब ये एल्किल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आइसोसाइनाइड बनते हैं। अब जो भी होगा वही वाला बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनते हैं, जल अलग निकल जाता है और KCl अलग निकल जाता है। एक्स्ट्रा उस बाद हमें बताना होता नहीं है। आइसोसाइनाइड बनते हैं जब किसी एमीन को, ठीक है जी, कभी कभी लिख देते हैं 1 डिग्री एमीन को, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अभी 13वां चैप्टर होगा तुम्हारा, बाद में पढ़ेंगे एमीन का। तो ये इसकी हिंदी है, यहाँ से बना लो चाहे यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो वो भी सही है, यहाँ से बना लो तो सही है। अच्छी वाली जो है वो मास्टर अभिक्रिया की मानी जाती है कि जब किसी एमीन को एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिकृत करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। लिखवाऊं, लिख लोगे? लास्ट में ये जरूर लिख देना, यह अभिक्रिया कार्बिल-एमीन अभिक्रिया कहलाती है। हिंदी बनानी नहीं आ रही है, बनानी सीखो, अटकोगे, दूसरे की देखोगे, फिर मैच करोगे, धीरे धीरे हिंदी बनानी भी आ जाएगी। 2 नंबर पक्के हो गए तुम्हारे, समझ लो। क्योंकि ये अगर जो वैसा नहीं आएगी तो अंत परिवर्तन में आ जाएगी, अंत परिवर्तन में आएगी तो फिल इन द ब्लैंक में आएगी, आनी जरूरी है। CHCl3 क्या है, इसे उधर को कोने में को लेके जाकर बताना जरा से। मारा मुंह पे जोता ना, 6 गुण पढ़ लिए और तुम्हें क्लोरोफॉर्म नहीं पता क्या है। अबे कौन सी कैंच ली मैं, नींद में क्या थप्पड़ मारी उसके जरा।
आपको तो यार सारी हद कर दी इसने। एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नीचे वाले को। अच्छा वो भी लिखती क्या तुम?